यस सर। यस सर। तो फिर किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए, फिर दो तीन पॉइंट हम एंशियंट इंडिया का बता देता हूँ, ये वाला अष्टांगिक मार्ग वाला, फिर हम मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। 2 मिनट लगेगा। तो देखिए, आपको सम्यक क्या है, कार्य बताया था। कार्य कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो कार्य कैसे होने चाहिए? कार्य क्या है, सम्यक होनी चाहिए। ज्यादा भी हार्ड कार्य का नहीं करना चाहिए, और ज्यादा भी क्या है, इजी, आलस्य नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गौतम बुद्ध ने क्या है, जब घोर तपस्या किया था तो उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था। तो उनके बाद उन्होंने बोला कि शरीर को इतना ज्यादा कष्ट देके क्या है, उससे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकता। तो कार्य कैसा होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। वो क्या है, कार्य मीडियम होना चाहिए। 5 क्या है आपका, जीविका कैसे अपनाए, जीविका या आजीविका जिसे कहते हैं, जीवन कैसे बिताया जाए, मध्यम मार्ग की होनी चाहिए। छठा कैसे होना चाहिए? छठा होना चाहिए कि रोज क्या है, व्यायाम करना चाहिए। शरीर क्या है, तंदुरुस्त रहेगा, ज्यादा दिन तक जिएंगे, रोग बीमारी नहीं होगा। या फिर व्यायाम का मतलब केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, व्यायाम के साथ साथ क्या है, जो शारीरिक काम से है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। 7 नंबर है आपका स्मृति। स्मृति मतलब माइंड, बुद्धि। स्मृति मतलब माइंड। विजडम क्या है, विजडम। आप लोग स्टूडेंट पढ़ाते होंगे तो आप लोग जानते हैं विजडम का मतलब क्या होता है। ये दो तीन बात समझिएगा। एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज, और एक होता है विजडम। अधिकतर लोग जीवन में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते करते जीवन खत्म कर देता है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या करना है, क्या खाना है, कौन क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन है। इससे कोई नया चीज नहीं बनता है, और ना चीज कोई बन पाता। मतलब कोई बोला कि उसने तो आज मटन खा लिया, उसने तो कल ये खा लिया, उसने कल ऐसे कपड़े पहन लिया। तो ये इंफॉर्मेशन होना, ऐसे जिंदगी अधिकतर लोग ऐसे जीवन बिताते हैं, अधिकतर लोग। और उसके ऊपर क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज से क्या होता है, जैसे जो टेक्निकल लोग होते हैं वो नॉलेज होते हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर लोग के पास क्या है, नॉलेज है। या जो भी आप टीचिंग वगैरह करते हैं वो नॉलेज की बात बलबूते करते हैं। और विजडम का मतलब होता है कि जो भी कर्म करने से पहले उसका अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में जान के करना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर है, वो उसने पुल बना दिया, और पुल में जो सरिया लगता था वो खा गया बस के। तो ऐसे इंजीनियर को क्या करेंगे, वो फिर इंजीनियर है तो उससे क्या, वो पुल गिर जाएगा तो कितने लोग मर जाएंगे। तो उसको, उस इंजीनियर को हम विजडम नहीं कहेंगे। विजडम किसे कहेंगे, जो जिम्मेदारी पूर्ण काम करे। वो क्या है, अगर कोई पुल बना रहे, कोई डॉक्टर अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो काम करे तो जिम्मेदारी पूर्ण काम करे, उसी को कहते हैं विजडम। तो स्मृति क्या होना चाहिए, विजडम वाली होनी चाहिए। केवल नॉलेज से क्या हुआ, नॉलेज तो क्या है, रावण के पास भी था। तो भाई राम से ज्यादा नॉलेज किसके पास था, राम के पास कितना नॉलेज था। अगर वो भगवान है अलग बात है, अगर भगवान नहीं होता, अगर नॉलेज की अगर बात देखा जाए तो रावण से बड़ा नॉलेज नहीं था। आप लोग जानते हैं कंबन रामायण अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, जब राम क्या है पूजा करते हैं, तो उसका जो पुरोहित होता है वो रावण होता है। तो रावण क्या है, उस समय के जो वेद वगैरह है उनके सब कुछ ज्यादा थे। तो उनके पास नॉलेज था, लेकिन क्या था, उनके पास विजडम नहीं था। जो अपने ही कुल के लोगों को उन्होंने विनाश कर दिया, और पूरे लंका को उन्होंने जला दिया। तो ऐसे विजडम वाला व्यक्ति हो तो ऐसे नहीं करते, समझौता करके क्या होता है, जो भी हुआ उसको निपटारा कर लेते। तो विजडम बहुत जरूरी। स्मृति का मतलब होता है ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का क्या होना, विजडम वाली व्यक्ति होना चाहिए। तो वो ज्यादा क्या होता है, रूढ़ीवादी कम होता है, बिना विजडम वाले रूढ़ीवादी ज्यादा होता है। दूसरा होता है समाधि। समाधि का मतलब होता है यहाँ पे मेडिटेशन, या कह सकते हैं योग। योग ये रामदेव वाला योग नहीं है। योग का यहाँ पे मतलब होता है आध्यात्म वाला योग। यहाँ पे योग का मतलब क्या है, अध्यात्म में जो योग किया जाता है वो योग की बात की जा रही है।
हाँ जी, यहाँ पे अध्यक्ष वाला योग है, तो वो वाला योग की बात यहाँ पे की जाए। समाधि का मतलब होता है योग से मतलब है, और ये योग क्या है, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। जब भी कोई खाली रहे तो योग करना चाहिए। योग से क्या था, मानसिक क्षमता बढ़ता है, और मानसिक क्षमता अगर बढ़ जाएगा तो आपको कोई भी काम करने में आपको क्या हिम्मत ज्यादा लगता है। पहले के लोग देखिए, ऋषि मुनि या जो भी लोग थे वो अधिकतर क्या होता है, समाधिग्रस्त होते थे, तो उनको क्या था, तो यह है अष्टांगिक मार्ग का। इनका अगर कोई व्यक्ति पालन करेगा तो उधर देखिए हर चीज में तार्किकता की बात की गई है कि ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा आप क्या है आपका नजरिया दृष्टि सही होना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए, आपको क्या है, वो सारी चीज में बताया गया था। इसीलिए क्या है, बौद्ध धर्म को क्या है, ज्यादा तार्किक धर्म माना जाता था। अब वर्तमान में उसका जो स्वरूप है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले की बात है। इससे दिखेगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो उसको आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा लाइट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं, बाकी वो कर। देखिए, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहा था, इसमें एक दिन क्वेश्चन करवाया था, और एक दिन आपको जो कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में बताया था। आज आप लोग ये देखिए, पहले चरण के क्रांतिकारी आपको बता दिया था बंगाल और महाराष्ट्र में मेनली थे, और कुछ विदेशों में थे, जैसे राज बिहारी बोस हो गया, गुरु हरदयाल हो गया, श्याम कृष्ण हो गया, ये सब बीका जी कामा हो गया, ये बाहर से भी क्या भारत को आजाद कराने के लिए लगे हुए थे। और आपको बता कि जो बीका जी कामा थे उसको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। और राजबिहारी बोस जाके क्या है, आजाद हिंद फौज का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था उन्होंने, जो भारत से थे विदेश में जापान में रहकर काम किए। अब देखिए, पहले चरण के जो क्रांतिकारी था आपको बताते ये क्या थे, व्यक्तिवाद वाला था, अपने आप को उत्सर्जित करना, अपने आप को बलिदान करना, ये लोग ज्यादा जाते थे। इनके पास कोई विचार विचार नहीं था। आप मान लेते ये लोग अगर देश को आजाद भी करा लेते तो आजादी के बाद भारत को कैसे चलाते, इनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं था, समझिएगा। तो पहले चरण के जो इतने क्रांतिकारी थे उनके पास क्या था, आजादी के बाद भारत को किस विचारधारा के अंतर्गत चलाया जाए, ऐसे कोई उनके पास क्या है रोड मैप नहीं था। ये विचारधारा से क्या है, नहीं तो ये केवल उग्र विचार के थे लेकिन विचारधारा नहीं थे इनके पास। लेकिन द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी है इनके पास क्या था, एक स्पष्ट विचार है कि अगर हमारा देश आजाद कर लेते हैं अंग्रेजों से तो हम भारत में इस तरह के क्या है, कानून व्यवस्था, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जो भी होगा हम इस तरह से देश को अपनाएंगे। इसमें देखिए दो संगठन का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। ये जो दो संगठन है ये पूरी तरह से विचारधारा पर आधारित था। इन लोगों का, ये युवा थे फिर भी इनके पास विचारधारा थे। ये देखिए, यहाँ क्रांतिकारी में अधिकतर लोग क्या थे, युवा थे, लेकिन इनके पास क्या था, स्पष्ट विचारधारा था कि हम देश को आजाद करेंगे। देखिए शब्द से देखिएगा, पहले संगठन का क्या नाम था, हिंदुस्तान के दूसरी चरण की बात कहता हूँ, रिपब्लिक रिपब्लिक एसोसिएशन। नाम से क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सरकार या सरकार के मुखिया का जो चुनाव है वो क्या है, आम जनता द्वारा करे, जो आज हम रिपब्लिक में जी रहे। तो देखिए उस समय के जो लोग थे, जो युवा थे, उनके मन में था कि भारत कैसे होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। देखिए स्पष्ट विचारधारा है। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 1924 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, कानपुर में। स्थान का नाम क्या है, कानपुर, और कब हुआ था, 1924। अब देखिए इनमें जो मेन मेन व्यक्ति थे कौन कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह,
राम प्रसाद बिस्मिल ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और एक था सचिन सन्याल। ये इसके मुख्य नेता थे। क्या थे? मुख्य नेता। कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सन्याल। इनका विचारधारा के साथ साथ क्या था, क्रांतिकारी भी क्या है, रास्ता भी इनका था। इन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सरकारी खजाना लूटने का प्लान बनाया। और लखनऊ के पहले, अगर आप बरेली से अगर लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ से एक दो स्टेशन पहले एक जगह आता है काकोरी स्टेशन आता है। वहां पे सहारनपुर से क्या है, लखनऊ को सरकारी खजाना लेके जा रहा था। उसमें सहारनपुर से क्या है, लखनऊ से खजाना लेके जा रहा था, सरकारी खजाना था। तो उससे ट्रेन को इन्होंने लूटा। इसे काकोरी कांड कहते हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, काकोरी कांड। अब उसका नया नाम कर दिया, क्या है, काकोरी एक्शन कर दिया गया। देखिए, इन्होंने अपने गतिविधियों को चलाने के लिए सरकारी खजानों को लूटना चाहा। और लूटने के लिए इन्होंने कौन सा घटना को अंजाम दिया, इसे कहते हैं काकोरी कांड। या इसका वर्तमान नाम क्या है, काकोरी ट्रेड एक्शन। 1924 में किया। ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल इनका मेन उद्देश्य था कि सरकारी खजानों को लूटना। और जो ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रहे थे, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। कहा जाता है लखनऊ। और लखनऊ के बगल में ही क्या है, काकोरी नामक स्टेशन है। और ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउन ट्रेन, ट्रेन का नाम था। इसी से खजाना लूटा गया। इस खजाना लूटने के कारण क्या है, केवल चंद्रशेखर और सचिन सन्याल को पकड़ नहीं पाए, बाकी सभी को पकड़ लिया। बाकी क्या है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इनको पकड़ के इनको फांसी दे दिया गया। और इसमें से चंद्रशेखर आजाद और सचिन सन्याल क्या है, उनको पकड़ नहीं पाए। और इनको पकड़ने के बाद क्या था, ये संगठन धीरे धीरे कमजोर हो गया। तो देखिए, पहला जो संगठन था जो विचारधारा पर आधारित था, वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये क्या था, 1924 बना था, कानपुर बना था। और इनका मेन लीडर कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। इनके मेन लीडर कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। और इसका जो मास्टरमाइंड कौन थे, सचिन सन्याल। सचिन सन्याल मास्टरमाइंड थे और संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। और इन्होंने कौन सा घटना को अंजाम दिया, काकोरी कांड, यानी काकोरी ट्रेन एक्शन जिसे कहते हैं, जो सरकारी खजाना को सहारनपुर से लखनऊ ले जा रहा था। और उस ट्रेन का नाम क्या है, 8 डाउन ट्रेन था उस ट्रेन का नाम। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच गए, बाकी सभी गिरफ्तार हो गए। जब ये लोग गिरफ्तार हो गए, इनको फांसी दे दिया गया, तो ये संगठन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। बाद में इनके जो साथी बच गए थे, उन सभी को मिला के 1928 में जो दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला है, तो आजकल उसको नाम बदल दिया गया, फिरोज शाह कोटला पहले स्टेडियम हुआ करता था, आप लोग जानते दिल्ली में। उसका नया नाम क्या है, आप लोग बता सकते हैं, फिरोज शाह कोटला का नया नाम। वहां पे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में एक नया संगठन बना। 1928 में दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, वहां पे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में एक नया संगठन था, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका नाम क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कब बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक, ये कई कई पर रिपब्लिकन लिखा रहता है, ये की चीज है, अलग अलग है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। एसोसिएशन ये बना कब 1980, और कहाँ बना था, फिरोज शाह कोटला। आप लोग बताइएगा इसका वर्तमान नाम क्या है। इसमें लीडर कौन थे मेनली, चंद्रशेखर आजाद, नंबर 2 पे भगत सिंह, 3 पे है आपका राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण बोहरा, ये मेन लीडर थे। और भी लोग थे, ऐसे नहीं कि कितने ही लोग थे, और भी लोग थे। तो इनमें मेन दो व्यक्ति का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। और देखिए इसमें क्या है, अगर इन्होंने बोला कि अगर हिंदुस्तान अगर अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा तो हम लोग क्या है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी टाइप के रिपब्लिक बनाएंगे। समाजवादी का मतलब होता है जो संपत्ति है देश का, उसका जनता को सामान्य रूप से उसका वितरित किया जाना। जैसे चाइना में क्या है, सोशलिस्ट है, या रशिया में सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट में क्या होता है, जैसे चाइना में एजुकेशन फ्री है, फिर खाना पीना लगभग फ्री है, हेल्थ फ्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। तो वहाँ पे लोगों का सैलरी बहुत कम होता है। चाइना में लोगों का सैलरी बहुत ही कम होता है वहाँ के लोगों का। ये सारे भाई, एक बच्चों का एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, उसके बाद लगभग राशन भी क्या होता है वहाँ पे फ्री होता है। इसलिए वहाँ पे सैलरी बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है वहाँ पे देखिए बहुत ही इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, कॉस्ट प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है बहुत कम लगता है इस चक्कर का देखा जाए। इसलिए क्या होता है दुनिया में इनके सामान आ गए हैं। तो धन्यवाद। तो इनका मानना है कि अगर देश आजाद हो जाएगा तो हम लोग कैसे कोशिश करेंगे, जो संपत्ति होगा वो किसी व्यक्ति का नहीं होगा बल्कि राष्ट्र का होगा। जैसे अभी देखिए अंबानी अडानी का संपत्ति है ना, अगर भारत में सोशलिस्ट हो जाएगा तो अडानी अंबानी की संपत्ति को छीन लिया जाएगा और उसको राष्ट्र को समर्पित करते हैं। इसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण, कहते हैं नेशनलाइज कहते हैं। तो करने से क्या होगा, सरकार का संपत्ति हो जाएगा तो सरकार विकसित करेगा। जैसे हमारे देश में देखिएगा जो राशन के दुकान में जो अनाज मिलता है ना, ये सोशलिस्ट का पहचान है। स्कूल में जो मिड डे मिलता है या 1 से लेकर 8 तक का जो फ्री एजुकेशन है, ये सोशलिस्ट का क्या है पहचान है। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित है, मिक्स इकोनॉमी है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सर है। एक तरफ अडानी भी चलाता है अपना क्या है इसमें, अंबानी भी कंपनी चलाते हैं, और एक तरफ क्या है लोगों को मिड डे मील भी देना पड़ता है। और कोरोना काल में देखिए 80 करोड़ लोगों को क्या है अनाज भी दिया जा रहा है। ये सोशलिस्ट का पहचान है, समझिए। तो इनका मतलब था सोशलिस्ट होना। सोशलिस्ट के साथ साथ क्या है, सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार रिपब्लिक होनी चाहिए, राजा नहीं। राष्ट्र का राजा का पुत्र राजा शासन नहीं करेगा, बल्कि जनता का, जो जनता होगा उनको जो चुनी जाए इलेक्टेड होंगे वही शासन। देखिए कितना विचारधारा कितना बढ़िया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने सबसे पहला जो घटना इनके साथ हुआ है, ये हुआ था 1928 में। भारत में एक आयोग आया था जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है, या साइमन आयोग कहा जाता है। साइमन कमीशन आए थे तो उनका मेन था कि भारत में जो शासन व्यवस्था उसको फिर से रिव्यू करने के लिए आए थे। लेकिन उसमें एक भी अंग्रेज, सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारत के जो उसमें जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उन्होंने उनका विरोध किया, और पंजाब में लाला लाजपत राय क्या था इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन वहां पे जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने लाला जी पर बहुत ज्यादा क्या है लाठी चार्ज करवा दिया, और लाला जी का क्या था इस लाठी चार्ज का देहांत हो गया। तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्होंने मिलकर क्या है, जो दोषी पुलिस अधिकारी था उनको क्या है गोली से मार दिया, मतलब मार दिया होगा, क्या मतलब मार दिया।
इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? लाहौर षड्यंत्र केस या लाहौर परस्पंसी केस कहा जाता है, परस्पर षड्यंत्र केस कहा जाता है। देखिए भगत सिंह को जो फांसी हुई है ना, भगत सिंह को फांसी बम फेंकने का नहीं हुआ है। आप लोग पहले समझ लो, भगत सिंह की जो फांसी हुई ना, यही लाहौर वाला घटने के कारण हुआ है। क्योंकि बम जब फेंके थे तो उसमें कोई लोग मृत्यु नहीं हुआ था, वो तो खाली बेंच पे बम फेंका गया था। लेकिन उनकी जो भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव की जो फांसी हुई थी 3 लोगों के, उनका मेन क्या था? जो पुलिस अधिकारी जिसका नाम था सैंडर्स, सैंडर्स को जो मृत्यु हुई थी उसके कारण उनकी फांसी हुई। ठीक है, उनकी फांसी क्या है? उनकी फांसी बम फेंकने का नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था 1928 में? क्या है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो इन लोगों ने मिलकर जो पुलिस अधिकारी को मार दिया था। तो इन लोगों ने कौन कौन थे इसमें? मेनली इनमें राजगुरु थे, सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने मिलकर क्या है, पुलिस अधिकारी थे उस समय सैंडर्स, कैप्टन थे, इनकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। और इन लोगों पर कौन सा केस चलाया गया? इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। आप लोग अगर भगत सिंह वाला पिक्चर देखे होंगे, जो अजय देवगन वाला है, वो सबसे बढ़िया है। बाकी भगत सिंह पर बहुत सारे पिक्चर बना है, लेकिन अजय देवगन वाला सबसे बढ़िया बना है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। लीजेंड भगत सिंह करके बनाए थे, वो वाला पिक्चर सबसे अच्छा माना जाता है। तो उसमें देखे होंगे कि उसके बाद ये लोग धीरे करके क्या है, सब लाहौर से या पंजाब से बाहर निकल गए थे। तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कब हुआ था? ये घटना 28 में हुआ था, लेकिन ये केस बना था 1929 में, केस बना था लाहौर षड्यंत्र। समझिएगा। तो ये इसी पे क्या था, आरोप बना के क्या है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो 1930 में जो लाहौर जो विधानसभा था, वहां पे एक बिल पास पारित किया जा रहा है, जिसको लेबर डिस्प्यूट बिल कहा जाता है। इसमें यहाँ के जो लेबर है उस पर बहुत सारे पाबंदी लगाने की बात चल रहा था, या जो लेबर यूनियन है उन पर पाबंदी लगाने की बात चल रहा था। तभी क्या है, भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त है, इन दोनों ने मिलकर जो लाहौर असेंबली में बम फेंका, उस बम से किसी की हताहत नहीं हुआ। और दोनों ने क्या है, वहीं पे गिरफ्तारी भी ले लिया था। तो लाहौर में बम किसने फेंका था? असेंबली में बम किसने फेंका था? देखिएगा, असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, इन दोनों ने लाहौर असेंबली में बम बम फेंका। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और इनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके इन पे पहले तो ये बम वाला पर मुकदमा चला गया। बाद में इनके जो मुखबिर थे वो सब, उन्होंने उनके नाम बता दिया, तो इनपे क्या है, जो लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। लगभग उस समय 30 लोगों पर चलाया गया था केस, समझिएगा। पहले तो क्या था, इनका खाना पीना बहुत ही अच्छा नहीं दे रहे थे। बाद में इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया, और भूख हड़ताल करने के बाद जो जतिन दास है, इन्होंने 64 दिन तक भोजन नहीं किया था, 60 भूख हड़ताल किया था, हंगर स्ट्राइक किया था, और उनके बाद इनका देहांत हो गया। अगर क्रांतिकारियों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भूख हड़ताल किसने किया था? जतिन दास ने किया था, 64 दिन तक। आप लोग जानते हैं कि जो श्रीदेव सुमन जी का नाम सुने होंगे उत्तराखंड में, उन्होंने 84 डे तक बिना ना खा पी के मतलब जीवित रहे थे। 84, इससे भी ज्यादा, 20 दिन हो ज्यादा। श्री सुमन देव का नाम आप लोग जानते होंगे, जो टिहरी रियासत के खिलाफ लड़ाई करे थे।
तो ध्यान दीजिए, तो जतिन दास ने 64 दिन का क्या है भूख हड़ताल किया है। लेकिन यहाँ पे जो भगत सिंह का विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। भगत सिंह ने एक शब्द बता दी, जो क्रांति होता है ना, क्रांति तलवार के बल पर नहीं होता बल्कि विचारधारा के बल पर होता है। यानी विचारधारा अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप किसी भी चीज को आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए, जिस संगठन का विचारधारा स्ट्रॉन्ग होता है या लोग उससे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो वो संगठन या वो भी जो भी संगठन होता है वो ज्यादा दिन तक टिकता है। अब इनका विचारधारा कमजोर हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, तो वो नहीं टिक पाता है। इनका विचारधारा, और ये थोड़ा सा सोशलिस्ट विचारधारा कहते हैं। और जब उनको लास्ट दिन फांसी देने वाले हैं तब भी वो किताब पढ़ते हैं। 23 साल के अवस्था में उन्होंने इतना ज्यादा किताब पढ़ लिया था, उसके बाद जितने भी सोशलिस्ट या क्रांतिकारी किताबें लगभग सारे पढ़ते थे। लास्ट में लेनी की किताब भी पढ़ रहे थे, तो बहुत ज्यादा। इसलिए भगत सिंह को क्या है, उनका हथियार के बल में मोहम्मद यानी ये विचारधारा के बल में। जैसे गांधी जी को लोग सोचते कि पैदल से चल के देश को आजाद कर लिया, ऐसे नहीं है, विचारधारा के बल पे आजाद किया है। उनके विचारधारा को जानिएगा, उनको व्यक्तिगत रूप से उनको उनको आलोचना बहुत कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा को आलोचना नहीं कर सकते। जैसे भगत सिंह का क्या है, उनकी अगर जैसे बहुत बात लोगों ने आपने सुना होगा कि गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन भगत सिंह खुद बचना नहीं चाहते थे। क्योंकि जब ये लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर जब जेल में पैरवी हो रहा था, तब वो क्या था, पत्रकार के माध्यम से बम कैसे बनाया, उनका कैसा स्ट्रेटेजी था, वो क्या था, मीडिया के माध्यम से क्या बाहर आने लगे। और इससे क्या है, हजारों लोगों के सामने एक विचारधारा पैदा हुआ। बोले आप बताइए, श्रीदेव सुमन को मारने से क्या हुआ? श्रीदेव सुमन मरा नहीं है, उनकी विचारधारा अभी भी जिंदा है। तो उसी प्रकार से क्या, भगत सिंह का मृत्यु का मतलब उनका मृत्यु नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा अभी भी जिंदा है। विचारधारा का ये बहुत आया है। तो ये भगत सिंह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह सिख के होते हुए भी अपने बाल वगैरह पगड़े वगैरह काट दिया, नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह का मानना था कि जो धर्म है वो कहीं ना कहीं जो कमजोर लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं उनको भी गुलाम के जंजीर में डालते हैं। और ये बात भी बहुत हद तक सही भी है कि अधिकतर जो डर दिखाया जाता है, गरीबों को ज्यादा धर्म का डर दिखाया जाता है। अब अमीरों को उतना ज्यादा डर, या जो जानकार व्यक्ति होता है उतना डर नहीं दिखाया जाता, इतना गरीबों को होता है। ये मंत्र जप कर लो, वो मंत्र जप कर लो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अभी एक पोस्ट आया था, उसमें एक ज्योतिष से क्या है, बस में एक्सीडेंट होकर उनका देहांत हो गया। तो लोग बोले जब ज्योतिष से है तो उनको मालूम था कि बस एक्सीडेंट होगा तो उसमें बैठने की आवश्यकता क्या है। तो ये बहुत सारे चीज होता है कि जो डराने का काम होता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन जब खुद अपना ज्योतिष नहीं बता सकते तो दुनिया का ज्योतिष क्या बताएगा। तो ये हकीकत है, जो भगत सिंह इस बात को मानते थे कि जो गरीब और जो लाचार होते हैं उनको धर्म के नाम से क्या होता है, वो छपाया जाता है। इसकी बात इनको देखेगा, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। 23 मार्च 1931 को कौन को फांसी दिया गया था? राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव। लाहौर जेल में इनको फांसी दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था? लाहौर जेल। और इनका जो समाधि था, समाधि बनाया कहाँ गया है? पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है फिरोजपुर। फिरोजपुर में इन लोगों का समाधि है। पंजाब में जो सतलज रिवर है, लुधियाना से आगे, वहाँ पे इनका क्या है, समाधि है। तो ध्यान दीजिएगा, इनको 23 मार्च को फांसी दे दिया था। और इसी को क्या है, हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। शहीद दिवस के
रूप में हम लोग मनाते हैं। तो लाहौर जेल में इन लोगों को फांसी दी गई थी, और फांसी कहाँ हुई थी? लाहौर जेल में फांसी। और समाधि मतलब इन लोगों को दफनाया कहा गया था, जलाया गया था, वो फिरोजपुर में जलाया गया था, क्योंकि जेल के आसपास अगर जलाते तो थोड़ा सा क्या था, डर था कि लोग जेल पे आक्रमण ना करते, माहौल इस तरह का बन गया था। लेकिन इससे पहले जो चंद्रशेखर थे उनको इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया। चंद्रशेखर आजाद आप जानते कभी भी क्या पुलिस के सामने नहीं आ पाए, नहीं पुलिस उनको पकड़ नहीं पाए। और 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कहाँ पे? इस समय इलाहाबाद था, आप प्रयागराज में गए। इलाहाबाद में उस समय एक गार्डन था जिसका नाम था कंपनी गार्डन। तो कंपनी गार्डन में इनका देहांत हुआ। हाँ जी, कंपनी गार्डन में क्या है, इनका देहांत हुआ था, जो इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। भगत सिंह से पहले ही इनका देहांत हो गया, जो उनके अंतिम गोली से क्या होता इनका। और जतिन दास का क्या होता, भूख हड़ताल से इनका देहांत हो गया। बाकी बटुकेश्वर दत्त को क्या काला पानी की सजा हो गई थी, और बाकी लोगों का अलग अलग प्रकार से सजा हुआ था। हम इसके एक व्यक्ति का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका नाम लीजिएगा, उनका एक बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगत सिंह के पूरे विचारधारा या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पूरा विचारधारा था, वो था भगवती चरण बोहरा। इन्होंने एक बुक लिखा, उन बुक का नाम है बम का दर्शन, यानी फिलोसफी ऑफ बम। नहीं, इनमें ये बताने की कोशिश किया गया था कि हमारा जो क्रांतिकारी संगठन है वो क्या है, बम के या बंदूक तलवार के बल पे नहीं चल रहा है। क्या है, बम का भी एक विचार होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, उस पर चलते हैं। तो बम का दर्शन उनका था, या फिलोसफी ऑफ बम। ये भगवती चरण बोहरा का है, जो भगत सिंह का जो ये आंदोलन था उनका पूरा इसको फिलोसफी कहते हैं या विचारधारा कहते हैं, पूरा था बम का दर्शन। इसने लिखा था भगवती चरण बोहरा। और भगत सिंह ने क्या लिखा था, मैं नास्तिक, मैं नास्तिक नहीं हूँ, भगत सिंह का लिखा। और एक पुस्तक और याद रखिएगा, जो स्वामी विवेकानंद में है, उनका पुस्तक का नाम है समाजवादी सोशलिस्ट। स्वामी विवेकानंद क्या है, सोशलिस्ट को ज्यादा बदले। वो तो अभी लोग उसको दक्षिणपंथी ज्यादा मानते हैं, लेकिन वो सोशलिस्ट थे। बंगाल में जो सोशलिस्ट आंदोलन शुरू हुआ, उनका जनक भी उनको माना जाता है। विवेकानंद का बुक का नाम क्या था, सोशलिस्ट या समाजवाद। तो इस तरह से क्या है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो आंदोलन था। हाँ, इसी प्रकार से क्या था, एक संगठन हो रहा था बंगाल में, बंगाल में बना था, और उसका नेतृत्व क्या था, सूर्य सेन, जिसको मास्टर डा के नाम से जाना जाता है। ये स्कूल के मास्टर के बाद में बहुत बड़े क्रांतिकारी बन गए, मास्टर डा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से थे, बंगाल से। इन्होंने एक संगठन बनाया था, इनका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इन्होंने ये काम किया था कि जो अंग्रेजों के जो शास्त्रागार थे, जहाँ पे हथियार वगैरह थे, तो उनको लूट के अंग्रेजों के विरुद्ध करना था। इसके संगठन में महिलाएं भी थी। दो महिला का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, इनके पास भी पिक्चर बने हुए हैं। कल्पना दत्त का नाम सुने होंगे। तो ये भी इनके साथ में थी, और ये भी क्या था, उस समय उनको मार मतलब उनको भी फांसी होगी। ये क्या थे, जो उस समय बंगाल में एक जगह था चटगांव, चटगांव में जो शास्त्रागार थे, शास्त्रागार में जहाँ पे हथियार रखे जाते थे, उसको शास्त्रागार को लूटा था। इसके भी नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है,
रिपब्लिक बोला जाता है। तो इन लोगों का विचारधारा था, संगठन का मतलब क्या था, एक विचारधारा होना चाहिए। ये क्या है, विचारधारा के बल पर काम कर किया था। तो ये दूसरी तरफ के जो क्रांतिकारी थे, ये तीन संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटे मोटे बहुत से संगठन थे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक आर्मी के लिए बना था 19। बाद में सूर्य सेन को 1935 में फांसी दे दिया जाता है, इनको फांसी दे दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1935। देखिए इसमें महिलाएं भी थे, ऐसे नहीं कि महिला भी क्या है क्रांतिकारी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, इन्होंने भी भाग लिए थे, लेकिन क्या था इतना बड़े संख्या में नहीं लिए थे, क्योंकि क्रांतिकारी जो आंदोलन होता है एक होता है विकसित वाला होता है कि इसमें कभी भी ये व्यक्ति का जान जाता है, और दुश्मन लोग अगर पकड़ लेंगे तो फिर लेडीज का बहुत बुरा हाल भी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है एक रीजन था, माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे गांधीयन या गांधी वर्गीकरण। गांधी को पहले आप लोग जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़े थोड़े कुछ आप लोग जानते हैं, इससे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केवल आपको बता देते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, और पढ़ाई हाई स्कूल पास करने के बाद लंदन में वकालत करने गए थे, और वहाँ से वकालत करके आए, और पहले मुंबई जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे वकालत शुरू किया, लेकिन ईमानदार व्यक्ति होने का कारण क्या था, इसके पास कोई क्लाइंट आते ही नहीं थे। वकालत भी ऐसे पेशा है जहाँ पे ईमानदार होता है वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। कोर्ट कचहरी का अधिकतर क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति कम ही आते हैं, कहने के लड़ाई झगड़ा करने वाले ही अधिकतर आते हैं। तो उनका उनका वकालत चला नहीं था, इसलिए बोलते हैं कि जो होता अच्छे के लिए, तो जब नहीं चला तो गुजरात के एक व्यापारी थे जो साउथ अफ्रीका में व्यापार करते थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने उनको अपने लीगल एडवाइजर के रूप में कहा साउथ अफ्रीका ले जाने के लिए उनको मतलब उनसे बोला कि आप साउथ अफ्रीका चले जाना, लीगल एडवाइजर के लिए सलाहकार। अब 1893 में यानी 1893 में गांधी जी भारत से कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका। लेकिन गांधी जी जब बगलत करके आए तो पहले लंदन जब आए तो लंदन में उतना भेदभाव नहीं था, लेकिन जब साउथ